हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर मेरे इस चैनल में एंड विज्ञान की सीरीज में। हमारा जनरल साइंस चल रहा है और जनरल साइंस में हमने पाचन तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। आहार नाल, पाचन ग्रंथियां, भोजन के मुख्य घटक सभी देख लिया है हमने। हाँ, इस पाचन तंत्र में हम भोजन के मुख्य घटक में हमारे विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर बचे हैं। तो इन तीनों की एक समरी क्लास लेके मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। लेकिन आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, श्वसन तंत्र। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा है। एक बार पूरे ही पाचन तंत्र को हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है पूरा मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र को हमने दो भागों में विभाजित किया था। पहला है आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथियां। ये हो गई थी आहार नाल। क्या होती है? तो आहार नाल एक नलिकानुमा संरचना जो मांसपेशियों की बनी हुई होती है तथा मुख से लेकर गुदा तक जाती है और इसकी लंबाई 8 से 9 मीटर है तथा फीट में 32 फीट है। ठीक है, इसकी हमने मुख्य संरचनाएं देख ली थी आहार नाल की। इसमें मुख में भी 3 संरचनाएं मिलती है, हमारे दांत, जीभ और यौवला। फिर उसके बाद हमने ग्रसनी, ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, देन यकृत, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत एवं गुदा तक हमने आहार नाल को कंप्लीट कर लिया था। फिर पाचन ग्रंथियों को देख लिया था कि पाचन ग्रंथियां क्या होती है। तो पाचन ग्रंथियां वे छोटे छोटे अंग होती है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करती है तथा हमें ऊर्जा प्रदान करती है। मुख्य पोषक तत्वों को हमारे रक्त में मिलाने और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। ये देख ली थी पाचन ग्रंथियां। सभी के मुख में लार ग्रंथियां मिलती है। फिर हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियां मिलती है। एक यकृत, वो भी एक पाचन ग्रंथि है। पेनक्रियास, अग्नाशय, वो भी पाचन ग्रंथि है। उसके भी क्या, उनमें से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं हमने वो देख लिया था। फिर उसके बाद आंत में, हमारी छोटी आंत में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है वो देख लिया था। ठीक है, इस तरीके से हमारा पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हमने भोजन के घटक देख लिए थे कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो भोजन के मुख्य 6 घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं वसा। हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया था, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित सारी बीमारियों को हमने जान लिया था। देन उसके बाद हम प्रोटीन पे आए थे। प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है तथा वसा, वसा से भी हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है तथा क्योंकि वसा हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है उसका संचरण करती है। शरीर में जरूरत पड़ने पर 1 ग्राम का वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, हमने इतना देख लिया था। फिर वसा से संबंधित हमने बीमारियां देख ली थी कि वसा से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो इस तरीके से हमारा पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट हुआ था। अब हम आज हमारे नए तंत्र की यानी कि नए सिस्टम की शुरुआत करते हैं कि अब हमने भोजन तो कर लिया, भोजन का पाचन भी कर लिया, भोजन से हमें ऊर्जा भी मिल गई, भोजन से हमें पोषक तत्व भी मिल गए, इसके क्या क्या कार्य होते हैं वो सब देख लिया। अब हम देखेंगे भोजन से संबंधित हमने बीमारियां भी देख ली कि पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन से हमें बीमारी होती है। आमाशय में कौन सी बीमारी होती है, दांतों में कौन सी बीमारी होती है, जीभ में कौन सी बीमारी होती है, हमने सभी देख लिया था। छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी से संबंधित, पूरे पाचन तंत्र से संबंधित हमने सब कुछ देख लिया है, बीमारियों तक देख लिया है। अब हम देखेंगे, आज नए तंत्र की शुरुआत करेंगे, श्वसन तंत्र, यानी कि हम श्वास कैसे लेते हैं और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैसे काम करता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका होती है हमारे शरीर में, हमारा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कैसे कार्य करता है, वो सभी हम देखेंगे आज। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम उस तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम सभी प्राणी जीवित हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र
रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और रेस्पिरेटरी भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब श्वसन तंत्र होता क्या है, हम देख लेते हैं कि श्वसन होता क्या है। श्वसन हमारे शरीर की वह प्रणाली होती है जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, यानी कि हम जो भी श्वास लेते हैं वो ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं और जो निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि श्वसन तंत्र की परिभाषा क्या होती है, ये श्वसन होता क्या है। तो श्वसन हमारे शरीर की वह प्रणाली होती है श्वसन हमारे शरीर की वह प्रणाली होती है अच्छा, सॉरी, श्वसन हमारे शरीर की वह प्रणाली होती है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने तथा CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है, जो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करती है। बाहर निकालने का कार्य करती है। श्वसन क्या होता है, तो श्वसन हमारे शरीर की वह प्रणाली होती है जो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है, श्वसन कहलाती है। श्वसन कहलाती है। आज हम जीवित भी है तो इस रेस्पिरेशन की वजह से। ठीक है, तथा ऑक्सीजन हमारी जीवनदायिनी, ये जीवन रक्षक, सॉरी जीवनदायिनी गैस है। हमारी जीवन रक्षक जो गैस होती है वो ओजोन होती है, क्योंकि वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आया इतना समझ में, यदि कोई पूछ ले कि जीवनदायिनी गैस कौन सी है तो वो जीवनदायिनी गैस हमारी ऑक्सीजन है और जीवन रक्षक गैस हमारी ओजोन है। आया इतना समझ में। ठीक है, यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है क्योंकि कोशिकाओं को ऑक्सीजन O2 या फिर श्वसन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह श्वसन की जो प्रणाली होती है यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है क्योंकि ऑक्सीजन के रूप में हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है। कौन करता है, श्वसन प्रणाली, यह श्वसन तंत्र। श्वसन प्रणाली यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है क्योंकि क्योंकि कोशिकाओं को
ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। आया इतना समझ में कि श्वसन हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है श्वसन प्रणाली, क्योंकि यह हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए हमारे जीवन में श्वसन का इतना महत्व है और हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो इस श्वसन की वजह से ही जिंदा है। यदि हमारी कोशिकाएं आज जीवित है हमारे शरीर में, तो वो इस श्वसन की और ऑक्सीजन की वजह से ही जीवित है। ठीक है, यदि हमारे शरीर में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, या हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है हमारे शरीर में, उनमें यदि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो हमें अनेक बीमारियां हो जाती है। ठीक है, अब श्वसन तंत्र के हम मुख्य अंग देख लेते हैं कि श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, हमारे श्वसन में कौन कौन से अंग भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर के, जिसकी वजह से हम आज श्वास ले पाते हैं। ये लिख लेना कि श्वसन तंत्र क्या होता है। तो श्वसन हमारे शरीर की वो प्रणाली होती है जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने में आवश्यक होती है। और ये हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। ठीक है, अब श्वसन के कुछ मुख्य अंग देख लेते हैं कि श्वसन के कौन कौन से अंग होते हैं। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? तो पहली संरचना मिलती है हमारे श्वसन तंत्र में नाक। ठीक है, ऊपर से ही बना देते हैं। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग, अब पहली संरचना मिलती है हमारे श्वसन तंत्र में नाक। पहला हम श्वसन तंत्र का छोटा सा चित्र बना लेते हैं। ये इसकी नाक है और ये इसका मुंह है। इसको टोपी पहना देते हैं और यहाँ पे दो छिद्र है नाक के, दिख गए होंगे आपको। और दो छिद्र यहाँ पे खुलते हैं नेजोफेज में, जिसे हम बोलते हैं कि नासाग्रसनी। अब ये नासाग्रसनी है, यहीं पर आकर कंठ ग्रसनी। हमने जब पाचन तंत्र पढ़ा था तब देखा था कि यहाँ पे तीन ग्रसनियां मिलती है। पहली है नासाग्रसनी, दूसरी मुख ग्रसनी और तीसरी है कंठ ग्रसनी। ये तीनों ग्रसनियां ईसोफेगस में जाकर यानी कि ग्रास नली में जाकर मिल जाती है। ये भोजन, बोलने और श्वास का कॉमन मार्ग होता है। तीनों ग्रसनियां यहाँ पर मिलती है। और फिर यहाँ से नासाग्रसनी, हमारी जो नासाग्रसनी जो होती है और हमारी श्वास नली होती है वो आगे की ओर होती है, और हमारा जो भोजन मार्ग होता है ईसोफेगस ग्रास नली, वो इस श्वास नली के पीछे की ओर होती है। मैंने पिछली कक्षा में जब हमने पाचन तंत्र को विस्तार से पढ़ा था तब बताया था। ठीक है, अब ये यहाँ से नासाग्रसनी हो गई। उसके बाद ये जो ग्रसनी है ये ट्रेकिया में यानी कि वायु मार्ग में मिल गई, और यहीं पर साउंड बॉक्स भी है जिसे हम लैरिंग्स बोलते हैं। जहां से मेरी आवाज निकल रही है वो यही है, यहीं से निकलती है लैरिंग्स से। अब ये जो ट्रेकिया है हमारा वायु मार्ग है, इसमें छल्ले मिलते हैं यू आकार के, अर्ध वृत्ताकार, जो आगे आगे के भाग में जहां पे हमारा ट्रेकिया स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा साउंड बॉक्स है जो दिखता नहीं है क्योंकि स्किन से ढका हुआ है। अब यहीं पर श्वास नली भी जा रही है, और इस श्वास नली में यहाँ से भी ऐसे अर्ध वृत्ताकार यानी कि सेमी सर्कल छल्ले मिलते हैं, जो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, वो हड्डी के बने हुए नहीं होते हैं। और ये छल्ले क्यों दिए गए हैं?
क्योंकि ये हमारी बाहरी आक्रमण से हमारी श्वास नली की रक्षा करते हैं। मान लो किसी ने हमारा गला दबा दिया, अब यदि कोई किसी ने गला दबा दिया तो हमारी श्वास नली को नुकसान ना पहुंच जाए, इस वजह से पहले अटैक होगा तो इन छल्लों के ऊपर होगा, और ये छल्ले मतलब पूरी कोशिश करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि श्वास नली को यानी कि ट्रेकिया को कुछ हो ना जाए। अब ये ट्रेकिया ही चल रहा है यहाँ तक। अब ये जो हमारा ट्रेकिया है ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, ठीक है। अब फिर यहाँ से हमारे लंग्स से स्टार्ट हो जाते हैं। ये दायां फेफड़ा और ये बायां फेफड़ा। ये हो गई हमारी नाक। नोस, ये हो गई नेजोफेज। नेजोफेज, ये हो गया ट्रेकिया। साउंड बॉक्स, ये हो गया ट्रेकिया। यानी कि वायु मार्ग, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। वायु मार्ग या विंड पाइप, विंड पाइप, ठीक है। ये ब्रोंकाई, और ये हो गया ब्रोंकियोल, ठीक है। अब ये हो गया लेफ्ट लंग्स, और ये हो गया राइट लंग्स। अब इनमें भी छोटी छोटी अनेक नई शाखाएं होती है। इन्हें हम बोलते हैं एल्वोलाई। ये एल्वोलाई क्या करते हैं, इनमें शुद्ध रूप से ऑक्सीजन भरी हुई होती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, ये जो लेफ्ट वाला फेफड़ा है ये थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हृदय ने अपना स्थान बना लिया है, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी छोटे छोटे एल्वेलाई होते हैं, और ये संख्या में कम से कम एक फेफड़े में 50 लाख एल्वेलाई पाई जाती है, क्योंकि इनमें शुद्ध ऑक्सीजन भरी हुई होती है। इन एल्वेलाई में कम से कम 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन का संचरण हो जाता है, ठीक है। आया इतना समझ में? ये कुछ इस तरीके का हमारा श्वसन तंत्र हो गया है। अब इनमें से मुख्य अंग कौन कौन से? एक तो नाक है, फिर दूसरी है नासाग्रसनी, फिर ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियाई। ये श्वसन तंत्र की दोनों, ट्रेकिया की दोनों शाखाएं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमने यहाँ से ली, आधी ऑक्सीजन इधर जाएगी और आधी ऑक्सीजन
इधर चली जाएगी। फिर साउंड बॉक्स जिसमें मेरी आवाज निकल रही है, क्योंकि ये वायु, भोजन और बोलने का कॉमन मार्ग होता है। फिर यहाँ से ट्रेकिया अलग हो जाता है, साउंड बॉक्स ऊपर चला जाता है। फिर ट्रेकिया, वायु मार्ग, विंड पाइप बोलते हैं जिसे। इसमें सेमी सर्कल छल्ले बने हुए होते हैं कार्टिलेज के, जो हमारी बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। कार्टिलेज के छल्ले ये बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। तथा इनमें म्यूकस होता है, जो यहाँ पे वायु को साफ भी किया जाता है और गंदगी को बाहर निकालने का भी काम करते हैं। ठीक है, आया इतने समझ में। और ये जो एल्वोलाई होते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई एल्वोलाई, ठीक है। इनमें शुद्ध रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इन एल्वोलाई में इनकी संख्या कम से कम 50 लाख से भी अधिक होती है एक फेफड़े में, और दोनों फेफड़ों में कम से कम 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ एल्वोलाई हमारे शरीर में मिलते हैं। इनमें प्रतिदिन लगभग 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन का संचरण हो जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे श्वसन अंग। अब एक एक श्वसन अंग को हम देख लेते हैं कि हमारे श्वसन जो अंग होते हैं इनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम नाक के बारे में देखेंगे कि नाक का हमारे श्वसन में क्या भूमिका होती है। ये चित्र बना लेना। तो पहली संरचना मिलती है हमारे श्वसन तंत्र में नाक, नोज। यह हवा का प्रवेश द्वार होता है और ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाने में सहायता करता है। यह हवा का प्रवेश द्वार होता है। यह हवा का प्रवेश द्वार होता है और ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें भी मुख्य रूप से हमारे नाक में 2 संरचनाएं मिलती है। एक तो हमारे नाक में बाल होते हैं छोटे छोटे, जो वायु को छानते हैं और शुद्ध रूप से वायु हमारे फेफड़े में जाती है। फिर दूसरी संरचना मिलती है हमारे नाक में श्लेष्मा। श्लेष्मा कोई ग्रंथि नहीं होती है, वो श्लेष्मा झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, और वो हमारे नाक में पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि गर्मी के तापमान में जब वायु अत्यधिक गर्म होती है तो वो तापमान का नियंत्रण करती है, और ठंडी के मौसम में तापमान अत्यधिक कम होता है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री होता है, तो उस तापमान को नियंत्रण करने में सहायता करती है, ताकि हमारे फेफड़ों में न तो ज्यादा गर्म वायु जा सके और न ही ज्यादा ठंडी वायु जा सके। तो आइए देख लेते हैं। नाक में मुख्य 2 संरचनाएं मिलती है। इस नाक के 2 कार्य देख लेते हैं। एक तो श्वास लेना, ऑक्सीजन को फेफड़े में पहुंचाने का कार्य, और दूसरा सूंघने का ज्ञान। ठीक है, अब कोई बोलता है कि तुझे तेरी खुशबू से
पहचान लूंगा तो उसकी नाक मानव की तो नहीं हो सकती, उसकी नाक शायद कुत्ते की होगी। क्योंकि हमारी नाक इतनी तेज नहीं होती है। ठीक है, सबसे तेज नाक शार्क की होती है, जो लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर का भी सूंघ लेती है। ठीक है, और उससे कम कुत्ते की नाक होती है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं कि हमारे नाक में दो संरचनाएं मिलती है। पहली तो हो गई बाल। हमारे नाक में बाल पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है कि ये वायु को छानने का काम करते हैं। ये वायु को शुद्ध बनाते हैं तथा फेफड़े में पहुंचाते हैं, वायु को शुद्ध बनाते हैं। अब दूसरी मिलती है श्लेष्मा। इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है श्लेष्मा। ये श्लेष्मा मेम्ब्रेन होती है। इसका कार्य होता है कि ये तापमान को नियंत्रण करती है, तापमान का नियंत्रण करती है। अगर गर्मी के मौसम में, मान लो हमारे गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक हो गया, और वो 40 से 45 डिग्री वाली वायु हमारे नाक में जाएगी, और हमारे नाक में जैसे ही 40 से 45 डिग्री वाली वायु जाती है तो ये श्लेष्मा धीरे धीरे ठंडा होता है और उस तापमान का नियंत्रण करता है, और उस तापमान को 36 डिग्री बनाता है। कभी कभी ज्यादा गर्म वायु जाते जाते ये श्लेष्मा पिघल भी जाता है, जिनकी वजह से, इस श्लेष्मा के पिघलने की ही वजह से कई लोगों को एक बीमारी होती है जिसे नक्सीर बोलते हैं। ठीक है, और उसका कारण भी यही होता है कि उनका श्लेष्मा गर्म वायु को, गर्म वायु का तापमान नियंत्रण करते करते वो खुद भी पिघलने लगता है। ठीक है, और ठंडी के मौसम में यदि कोई कहीं बर्फीले क्षेत्र में होगा, या कहीं किसी क्षेत्र में ज्यादा ही ठंडा तापमान होगा, तो ये श्लेष्मा उस वायु का तापमान नियंत्रण करते करते खुद ही जम जाता है। तो इसका काम क्या होता है कि ये तापमान का नियंत्रण करती है। कौन? श्लेष्मा झिल्ली। अब देख लेते हैं एक और, उबासी का आना। ये उबासी क्यों आती है? क्योंकि कभी कभी हमारा शरीर इतना आलसी हो जाता है कि ठीक से हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तब ब्रेन डायफ्राम को आदेश देता है कि अपनी जितनी भी मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करो और बलपूर्वक सांस लो। तब डायफ्राम खींचता है और सिकुड़ता है, तब हमारा मुंह खुलता है और हम बलपूर्वक वायु अंदर लेते हैं ताकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो बलपूर्वक वायु को अंदर लेना, बलपूर्वक वायु को अंदर लेना। मुंह की तुलना में हमें नाक से श्वास लेना चाहिए, क्योंकि नाक से श्वास लेने में लाभदायक होता है नाक, इसलिए क्योंकि हम मुंह से श्वास लेते हैं तो अनेक बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं और डस्ट पार्टिकल भी हमारे डायरेक्ट हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। और नाक से श्वास लेने से क्या होता है, क्योंकि हमारे नाक में बाल पाए जाते हैं, ये डस्ट पार्टिकल को रोक लेते हैं और शुद्ध वायु फेफड़ों में चली जाती है। फिर दूसरा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, और एटमॉस्फेयर का तापमान कांस्टेंट नहीं है, वो बदलता ही रहता है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर जैसा तापमान, यानी कि तापमान का नियमन करने का काम श्लेष्मा करता है, और हमें वैसी ही वायु मिलती है, वैसी ही ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है जैसी हमारे शरीर को जरूरत होती है। ठीक है, और उबासी लेना यानी कि बलपूर्वक वायु को अंदर लेना ताकि हमें ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से मिल सके। फिर चौथी बात है छींक का आना।
अब छींक क्यों आती है? तो कभी कभी हमारी श्लेष्मा झिल्ली जो होती है उसमें डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। अब जब डस्ट पार्टिकल चिपकते हैं तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि डस्ट पार्टिकल चिपक गया है। फिर ब्रेन डायफ्राम को आदेश देता है कि अपनी मसल का फिर से कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन करो और बलपूर्वक जितनी भी वायु फेफड़ों में भरी है उन सबको बाहर निकालो, ताकि श्लेष्मा की रक्षा हो सके, उस पे कोई श्लेष्मा पर कोई घाव ना लगे और डैमेज ना हो। तो बलपूर्वक, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे को छींक गई थी क्योंकि मेरी नाक में यानी कि मेरी श्लेष्मा झिल्ली में डस्ट पार्टिकल चिपक गए थे और मैंने बलपूर्वक वायु को बाहर फेंका था ताकि वो डस्ट पार्टिकल निकल जाए। ये अच्छा प्रैक्टिकल अपने साथ हो भी गया है। तो छींक का आना, स्नीज यानी कि बलपूर्वक वायु को बाहर फेंकना। क्यों फेंकना? क्योंकि हमारी श्लेष्मा झिल्ली पर डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, इस वजह से ब्रेन डायफ्राम को आदेश देता है कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल चिपक गए हैं और अपनी मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन करो, ताकि अपनी मसल्स का फैलाव और सिकुड़न करो, ताकि फेफड़ों में जितनी भी हवा भरी है वो बाहर निकलेगी और श्लेष्मा से डस्ट पार्टिकल हट जाएगा। इस वजह से अब यदि किसी ने बोल दिया कि छींक हुई है तो अशुभ होगा और दूसरी छींक हुई है तो अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। छींक इसीलिए आती है, या कब आती है, या तो हम कोई झाड़ू निकाल रहा है तब आती है, या फिर हमारे नाक में वायुमंडल से आया हुआ कोई डस्ट पार्टिकल हमारी श्लेष्मा पर चिपक जाता है, तब आती है हमें छींक। तो ये हो गई हमारे नाक की संरचना। एक बार वो देख लेते हैं कि नाक हवा का प्रवेश द्वार होता है, ऑक्सीजन को फेफड़े में पहुंचाने में, फेफड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, और इसका एक और कार्य होता है सूंघने का। बताइए, ये सूंघने का ज्ञान करती है। फिर मुख्य दो संरचनाएं मिलती है कि नाक, हमारे नाक में बाल पाए जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये वायु को छानते हैं ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जा सके। फिर श्लेष्मा एक संरचना मिलती है। श्लेष्मा हमारे नाक में झिल्ली पाई जाती है जो तापमान का नियंत्रण करती है, और इस श्लेष्मा में कुछ डस्ट पार्टिकल चिपकने के कारण ही हमें छींक आती है। ठीक है, फिर उबासी का आना, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब हमें उबासी आती है, क्योंकि बलपूर्वक हमारा शरीर ऑक्सीजन को अंदर लेता है। इसलिए जिसको भी बार बार उबासी आती है तो उसको पानी पीना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारे नाक की संरचना। अब हम देख लेते हैं कि फेरिंग्स यानी कि कंठग्रसनी। मैंने बताया था अभी डायग्राम में। ये फेरिंग्स, ये भी हमारे श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है। इसका कार्य क्या होता है? यह हवा और भोजन का कॉमन मार्ग होता है। यह हवा और भोजन का कॉमन रास्ता होता है। कॉमन रास्ता होता है, परंतु जो इपिग्लोटिस होता है, हमने पाचन तंत्र में देखा था कि इपिग्लोटिस जो होता है वो हमारे वायु मार्ग को ढके रहता है, इस वजह से ताकि हमारा हमने जो भी खाना खाया है, पहले हम जो हमारी जो ईसोफेगस होती है वो पीछे की ओर है, और जो हमारी श्वास नली है, हमारा ट्रेकिया है, वो आगे की ओर है। तो भोजन आगे की नली में न जाते हुए पीछे की नली में चला जाए, इस वजह से हमें यहाँ पे कंठ ग्रसनी के ऊपर ईसोफेगस दिया हुआ है, सॉरी एपिग्लोटिस दिया हुआ है, ताकि भोजन डायरेक्ट ईसोफेगस में चला जाए, ना कि ट्रेकिया में आए। कॉमन रास्ता होता है, परंतु एपिग्लोटिस हवा को श्वास नली में भेजने में मदद करता है।
जब हम श्वास लेते हैं तो जो इपिग्लोटिस होता है वो इसोफेगस पर लग जाता है, और जब हम भोजन करते हैं, हम खाना खाते हैं, तब इपिग्लोटिस एक मसल्स की संरचना होती है जो ढक्कन नुमा होती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो ट्रेकिया के ऊपर आ जाता है, ट्रेकिया को ढक लेता है ताकि हमारा खाना ट्रेकिया में न चला जाए। और जब हम श्वास लेते हैं तो वो ढक्कन इपिग्लोटिस पे लग जाता है। इसलिए जब हम भोजन करते हैं तब हमें बोलना नहीं चाहिए, ताकि क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी श्वास जा रही है, ठीक है। जब खाना खाते हुए बोलते हैं तो गलती से इपिग्लोटिस का जो ढक्कन होता है वो इसोफेगस पे लग जाता है और भोजन डायरेक्ट ट्रेकिया में चला जाता है, जिसकी वजह से बाहर की वायु तो बाहर रह जाती है और अंदर की वायु अंदर रह जाती है। कई बार कई लोगों की इस वजह से मौत भी हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए। जो इपिग्लोटिस है ये हवा को श्वास नली में भेजने का कार्य मदद करता है, श्वास नली में भेजने में मदद करता है। आया इतना समझ में कि जब हम ये फेरिंग्स यानी कि नासा कृष्ण यह हवा और भोजन का कॉमन मार्ग होता है, लेकिन यहाँ पे एक मसल्स की संरचना मिलती है एपिग्लोटिस, जो हवा और श्वास नली में हवा को श्वास नली में भेजने में मदद करता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस ट्रेकिया के ऊपर आ जाता है ताकि भोजन इसोफेगस में चला जाए। आया इतना समझ में। अब देख लेते हैं कि लैरिंग्स साउंड बॉक्स, जिसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्र, लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, ठीक है। अब इसका क्या कार्य होता है, ये आवाज बनाने में हमारी मदद करता है, आवाज बनाने में मदद करता है। अब मेरी जो आवाज निकल रही है वो मेरे गले से निकल रही है, और मैं बोल जो रही हूँ शब्दों का हमारी जो जीभ होती है वो सिर्फ शब्दों का निर्माण करती है, लेकिन हमारी जो आवाज निकलती है वो हमारे गले से ही निकलती है, ठीक है। आया इतना समझ में। अब कोई ज्यादा बोलता है और उसके गले में दर्द होता है तो समझ लेना कि उसका गला खराब है, ना कि उसकी जबान खराब है, ठीक है। ये आवाज बनाने में हमारी मदद करता है और श्वास मार्ग की सुरक्षा करता है, श्वास मार्ग की सुरक्षा करता है। यानी कि जो हमारा जो ट्रेकिया होता है उसको लैरिंग्स ने पूरा ढक लिया है, साउंड बॉक्स ने, ठीक है। अब श्वास नली ट्रेकिया का क्या कार्य होता है वो भी देख लेते हैं। लाइट परेशान कर रही है। आशा करती हूँ कि थोड़ा तो नजर में आता होगा। आ रहा है। अब जो श्वास नली होती है ट्रेकिया, यह पिंड पाइप, ये जो हमारा ट्रेकिया होता है यह एक नली है जो हवा को नाक से फेफड़ों तक ले जाने में मदद करती है। यह नलिका नुमा संरचना होती है, यह नलिका नुमा संरचना होती है,
ये नलिकानुमा संरचना होती है जो हमने जो वायु ग्रहण की है, ये हवा को नाक से फेफड़ों तक ले जाने में मदद करती है। नाक से फेफड़ों तक ले जाने में मदद करती है। ले जाने में मदद करती है। ये जो हमारा ट्रेकिया बना होता है, ये म्यूकस का बना होता है। ये सीलिया और म्यूकस के बने हुए होते हैं। इसके अंदर जो छल्ले मिलते हैं कार्टिलेज के बने हुए, इसके अंदर कार्टिलेज के अर्धवृक्क, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार छल्ले मिलते हैं। छल्ले मिलते हैं जो इसकी रक्षा करते हैं, जो बाहरी आक्रमण से वायु मार्ग की रक्षा करते हैं, मार्ग की रक्षा करते हैं, तथा हमारी, ताकि हमारी जो वायु मार्ग है, श्वास नली है, ट्रेकिया है, वो सुरक्षित हो सके हैं। वो ये श्वास नली का कार्य है कि यह नलिकानुमा संरचना होती है जो हमारे नाक से फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती है, तथा इसकी बाहरी परत में अर्धवृत्ताकार छल्ले मिलते हैं जो हड्डी के नहीं कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, और इनका कार्य होता है कि ये बाहरी आक्रमण से हमारी श्वास नली की रक्षा करते हैं। तो ये हमारे श्वसन तंत्र में ट्रेकिया मिल गया। ये अगली संरचना हो गई ट्रेकिया या विंड पाइप। एक बार और देख लेते हैं कि फेरिंग्स या हवा और भोजन का कॉमन रास्ता होता है, परंतु एपिग्लोटिस हवा को श्वास नली से ढक लेता है, हवा को श्वास नली में भेजने की मदद करता है। जब हम भोजन करते हैं तब जब हम भोजन करते हैं तब एपिग्लोटिस श्वास नली पर लग जाता है ताकि भोजन ईसोफेगस में चला जाए, और जब हम श्वास लेते हैं तब वो ढक्कन है ना ईसोफेगस पे लग जाता है एपिग्लोटिस का, ताकि हमारे पेट में वायु न जा सके। और फिर आ गया लेरिंग्स, से आवाज बनाने में हमारी मदद करता है। जैसे कि मेरी आवाज जो निकल रही है वो मेरे गले से ही निकल रही है। और श्वास नली, ट्रेकिया, यह नलिकानुमा संरचना होती है जो वायु को नाक से फेफड़े में ले जाने में मदद करती है। इसके अंदर कार्टिलेज के अर्धवृत्ताकार छल्ले मिलते हैं जो बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, आया इतना समझ में? अब ये जो स्वर यंत्र होता है, इसमें एक बात और याद रखना, जब तक लड़के और लड़कियों की आवाज तब तक सेम रहती है जब तक उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास न हो जाता है। यानी कि 14 से 16 वर्ष की उम्र तक लड़के और लड़कियों की आवाज सेम रहेगी। फिर 14 से 16 वर्ष के बाद लड़कों की आवाज बदल जाती है क्योंकि उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है, और उनका जो लैरिंग्स होता है उनमें एक संरचना हो जाती है एडम्स एप्पल, जिसकी वजह से उनकी आवाज भारी हो जाती है और मोटी हो जाती है, वो कम तारत्व वाली हो जाती है। और लड़कियों की आवाज में कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि लड़कियों की आवाज जैसी बचपन में रहती है वैसी अंत तक ही रहती है, उनकी आवाज में कोई चेंज नहीं आता है। और लड़कों की आवाज जब उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है 14 से 16 वर्ष की उम्र के बाद, तब उनकी आवाज में बदलाव आ जाता है। अब किसी छोटे बच्चे की आवाज, भले वो लड़का होगा, उसकी आवाज बहुत चुभेगी और फिर बाद में उनकी आवाज मोटी हो जाती है, यानी कि भारी हो जाती है, वो कम तारत्व वाली हो जाती है। और लड़कियों की आवाज चुभती है क्योंकि उनमें, उनके लैरिंग्स में
वो संरचना नहीं मिलती है जो सिर्फ लड़कों को मिलती है, लड़कों को दी गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगली संरचना, ब्रोंकिया और ब्रोंकियोल। ये हमारे श्वास नली को दो भागों में विभाजित करती है और आधी आधी ऑक्सीजन दोनों फेफड़ों में पहुंच सके। अगली संरचना हो गई ब्रोंकिया और ब्रोंकियोल। ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल। ठीक है, यह ट्रेकिया को दो भागों में विभाजित करती है। ये श्वास नली इससे दो शाखाओं में बढ़ जाती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जो फेफड़ों को ऑक्सीजन, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन को विभाजित करती है। ऑक्सीजन को विभाजित करती है, यानी कि फिर यहाँ से जैसे कि ये ट्रेकिया में हवा आ रही और ये जो ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल है, आधी ऑक्सीजन इधर चली जाती है और आधी ऑक्सीजन इधर चली जाती है। ठीक है, जो दोनों फेफड़ों में, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन को पहुंचाने में कार्य करती है, विभाजित करती है। इसकी वजह से आधी ऑक्सीजन इस फेफड़े में चली गई और आधी ऑक्सीजन उस फेफड़े में चली गई। ये काम होता है ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल का। अब फिर मेन संरचना आ जाती है हमारे श्वसन तंत्र की, फेफड़े, लंग्स। फेफड़े, लंग्स, इनका क्या कार्य होता है? ये दो होते हैं संख्या में, इनकी संख्या दो होती है। ये संख्या में दो होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान भी होता है। फेफड़े संख्या में दो होते हैं, एक तो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। जैसे ही हमने ऑक्सीजन ली है तो वो फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। अब एक लास्ट संरचना देख लेते हैं हमारे हमारे श्वसन तंत्र की, एल्वोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, इनका क्या कार्य होता है कि ऑक्सीजन को शुद्ध रूप से, ये ऑक्सीजन का संचरण करते हैं। ये फेफड़ों में उपस्थित छोटी छोटी थैलियां होती है। ये फेफड़ों में उपस्थित छोटी छोटी थैलियां होती है, थैलियां होती है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करती है।
आदान प्रदान करती है। और इन्हीं एल्वोलाई में प्रतिदिन 4 से 6 लीटर ऑक्सीजन का संचरण होता है। इन्हीं में कम से कम 4 से 6 लीटर ऑक्सीजन का संचरण होता है। यानी कि प्रतिदिन 4 से 6 लीटर ऑक्सीजन स्टोर करके रख लेते हैं ये एल्वोलाई, और संख्या में एक फेफड़े में ये एल्वोलाई 50 लाख से अधिक पाए जाते हैं लगभग। इनकी संख्या लगभग 50 लाख से अधिक होती है। यहाँ पे लिख देती हूँ, संख्या 50 लाख से अधिक होती है। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो 50 लाख से अधिक होती है एक फेफड़े के अंदर। तो ये हो गए हमारे श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि श्वसन तंत्र क्या होता है। तो श्वसन वह प्रणाली होती है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में सहायता या मदद करती है। और श्वसन तंत्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फिर श्वसन तंत्र से मुख्य अंग हमने देख लिए थे। पहली संरचना मिलती है हमें नाक का कार्य होता है कि यह श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है जो ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाने में मदद करता है। नाक में भी 2 संरचनाएं मिलती है, पहली तो बाल और दूसरा श्लेष्मा। अब जो बाल होते हैं उनका कार्य होता है कि वायु को शुद्ध रूप से छानने का कार्य करती है ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जा सके। फिर दूसरी होती है श्लेष्मा, इसके 2 कार्य होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल को बाहर रोक लेती है और दूसरा तापमान का नियंत्रण करती है। जब श्लेष्मा झिल्ली पर कुछ डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं तब हमें छींक आती है। ठीक है, छींक का आना भी है ये। फिर उबासी का आना, जब हमारे शरीर में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब बलपूर्वक हमारा शरीर ऑक्सीजन को अंदर की ओर लेता है ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से मिल सके और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण हो सके, इसलिए उबासी आती है। और छींक इसलिए आती है कि जब हमारे श्लेष्मा झिल्ली पर कोई डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं तो बलपूर्वक हमारे फेफड़े में जितनी भी वायु भरी हुई होती है उसको बाहर फेंका जाता है ताकि डस्ट पार्टिकल श्लेष्मा से निकल सके। ठीक है, ये हो गया था। फिर फेरिंग्स आ गया था, यह हवा और भोजन का कॉमन रास्ता होता है। और एपिग्लोटिस श्वास नली में हवा को श्वास नली में भेजने में मदद करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब एपिग्लोटिस श्वास नली को ढक लेता है ताकि भोजन इसोफेगस में आ जाए। फिर आ गई ब्रोंकियाई, ये श्वास नली से 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। ट्रेकिया से 2 शाखाएं बढ़ जाती है इसकी, एक तो ब्रोंकिया और ब्रोंकियाई हो जाती है जो दोनों फेफड़ों में ऑक्सीजन को भेजती है। फिर आ गए थे फेफड़े, ये संख्या में 2 होते हैं, दायां और बायां। ये गैसों का विनिमय करता है और गैसों का आदान प्रदान करता है। फिर इस फेफड़े में एक संरचना मिलती है एल्वोलाई, जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन इन्हीं में भरी हुई होती है। हमारे फेफड़ों में यदि ऑक्सीजन कहाँ पर होती है तो वो इन एल्वोलाई में या वायु की थैलियों में होती है। ये थैलीनुमा संरचना होती है हमारे फेफड़ों के ही अंदर, और एक फेफड़े में इनकी संख्या लगभग 50 लाख से भी अधिक होती है। ठीक है, आइए इतना समझ में। और यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। और हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में एल्वोलाई होते हैं, उन एल्वोलाई में कम से कम 4 से 6 लीटर ऑक्सीजन का प्रतिदिन संचरण होता है। 4 से 6 लीटर ऑक्सीजन का संचरण उन्हीं व्यक्तियों के फेफड़ों में होगा जो या तो रोज एक्सरसाइज करेंगे या व्यायाम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने श्वसन तंत्र की परिभाषा क्यों जो महत्वपूर्ण है ये, और श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं कौन कौन से अंगों से होकर वायु फेफड़ों तक जाती है, आज हमने ये देखा। कल हम देखेंगे कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, श्वसन मुख्य रूप से होता कैसे है। ठीक है, और श्वसन के कार्य क्या क्या होते हैं, क्यों श्वसन जरूरी है हमारे
मानव शरीर के लिए और श्वसन से संबंधित बीमारियां हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है श्वसन तंत्र के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। बाय, धन्यवाद।